बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सच बोलो के साथ मैं हूं साकिब सलीम कुरैशी। आज के प्रोग्राम में बात होगी वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में तेज़ी से होने वाली तब्दीलियों के हवाले से। मुल्क की सियासी हालात जो तेज़ी से तब्दील हो रहे हैं, गोया कि अब मुल्क का मौसम सर्द हो रहा है लेकिन सियासत गर्म होती जा रही है। अहम खबरों का सिलसिला भी जारी है और बड़ी बड़ी अहम डेवलपमेंट्स भी हो रही है। एक तरफ साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की वापसी की बातें हो रही हैं। चौथी बार वज़ीर आज़म हाउस में वज़ीर आज़म का ताज पहनाने की तैयारियां भी जारी हैं। दूसरी जानिब बड़ा अहम फैसला अदालत की जानिब से आज हमें नजर आया, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज साहब को बरी कर दिया गया है। ये बड़ी डेवलपमेंट है कि मनी लॉन्ड्रिंग केस, जिसमें पहले मकसूद चपड़ासी का इस्तेमाल किया गया, उसका नाम इस्तेमाल किया गया, अदालतों में समाअतें चलती रही। मकसूद चपड़ासी लंदन शिफ्ट हो गया, उसके बाद उनका इंतकाल हुआ और अब मामला मुश्ताक चीनी पर आके रुका। ये कौन लोग हैं जो बेनामी अकाउंट्स के फायदे उठाते रहे, चाहे वो जरदारी साहब की बात की जाए या मौजूदा हुक्मरान जमात के इत्तेहादियों की बात की जाए, मौजूदा हुक्मरान की बात की जाए। साथ प्रोग्राम में बात होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस वक्त जो सदर हाउस में बैठे हुए हैं आरिफ अलवी साहब। उन्होंने एक निजी टीवी को इंटरव्यू दिया और उसमें बड़े अहम इंकशाफात दिए गए और कहा गया कि इमरान खान के खिलाफ जो साजिश हुई थी वो उसे नहीं मानते, उसे वो किसी और नज़र से देखते हैं। क्या हकाइक है, इन सब के हवाले से आज के प्रोग्राम में बात होगी। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी में होने वाली मिसमैनेजमेंट और बदअनवानियों के हवाले से, क्योंकि मौजूदा हुकूमत ने आते ही बहुत ज़्यादा तकर्रुरी तबादले किए और बहुत सी जगहों पर इनको बेचा भी गया। इन सब पर बात करने के लिए प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा और रुकन कौमी असम्बली समीना साहिबा। साथ हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और मरकजी तर्जुमान पंजाब हुकूमत इंजीनियर इफ्तिखार चौधरी साहब। सबसे पहले मैडम, मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि आप ये बताइए कि आज बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है और हम देख रहे हैं कि हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ साहब को मनी लॉन्ड्रिंग केस में बरी कर दिया गया। तो समीना मतलूब साहिबा, फरमाइएगा, क्या आपको मुबारकबाद दें, इस मुल्क के अदालती निज़ाम को मुबारकबाद दें, या जो तनकीद की जा रही है इस पर आप क्या कहिएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, मुल्की अदालती निज़ाम जो है वो आज से तो नहीं चल रहा है, ये पिछले 4 साल से भी चल रहा था, 5 साल से भी चल रहा था, 10 सालों से भी चल रहा था। ठीक है। ये उस वक्त भी चल रहा था जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को और उनकी बेटी को इन्होंने रगड़े में रखा और तनख्वाह, बेटे से तनख्वाह न देने पे उन्हें फारिग कर दिया गया। एक इलेक्टेड हुकूमत को फारिग कर दिया गया, तब ये अदालती निज़ाम चल रहा था। और अब 4 साल पीटीआई की हुकूमत में क्यों प्रोग्रेस हुई? ये साबित करते, केस साबित कर देते। अगर नहीं कर पाए तो उसका ये मतलब नहीं है कि आप कुछ मैलाफाइडी हो गई है। अब हो सकता है कि जो अदालतों पे प्रेशर था एक गलत फैसलों का, वो रिलीज हो गया हो और फैसले हो गए। और ये भी कोई जरूरी नहीं है। आप क्या इमरान खान मनी लॉन्ड्रिंग में नहीं, इस पे केस नहीं है क्या? इसके हजारों जो मुलाजमीन है उनके बेनामी वो अकाउंट नहीं है उनके पास। तो क्या दूसरों के ऊपर शोर मचाते रहना और खुद कुछ ना करना? आप साबित करते, 4 साल हुकूमत में रहे हो, आप किसी भी तरीके से उन्हें साबित करके उनको सजा दिलवाते। ठीक है, इसी तरह ही है ना। तो अदालत तो पहले भी चलती थी, अब भी चलती है। और अब जो पेज इनको रिलीफ मिल रहा है वो भी यही अदालतें देती हैं और दे रही हैं। और उसके अलावा इन लोगों की कोशिशों और बाकी जो इनका एक्शन है उसका आपने आरोप ये ड्रामा था। ठीक है। ये एक अनरियल स्टोरी थी जो ये घर के और लिफाफा एक पेपर लहरा के लोगों को बेवकूफ बना रहे थे कि दीजिए, देखे दीजिए, मुझे लेटर आ गया और ये उसमें
ठीक है मैडम, मैं इस पर आपसे आपका मौक़िफ़ लेता हूँ, क्योंकि अभी मैं कंसर्न चीज़ पे बात करना चाह रहा हूँ, क्योंकि पॉइंट आपका आ गया। आपने कहा कि अदालती रिलीव है और जो अनासर या जो प्रेशर अदालतों पे डाला जा रहा था वो अब ख़त्म हो रहा है। चॉइस साहब, आपने गुफ्तगू सुनी मैडम की और उन्होंने यही कहा है कि ज़ाहिर है आप लोग की हुकूमत 4 साल रही, और गलत बात तो नहीं है कि 4 साल की हुकूमत में अगर साबित आप ही के लोग नीचे इदारे ना कर सके, चाहे वो FIA की बात की जाए, नैब की बात की जाए, और जैसा समीना मद्दू साहबा ने कहा भी कि प्रेशर अदालतों पे था, वो प्रेशर था क्या, और क्यों आपकी टीमें या आपके लोग, शहजाद अकबर साहब लोग साबित ना करवा सके अदालतों में, क्या वजह रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया साकिब साहब, और मोहतरमा समीना मतलूब का भी बहुत शुक्रिया कि उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया। और अब इंशाअल्लाह मैं अपनी बारी पे कुछ अर्ज करूँ। पहले तो उन्होंने ये अदालतों पे इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया है, बड़े मतलब सादा और शुस्ता अ, हवाले से, तरीके से, कि उन्होंने ये कह दिया कि अदालतें इससे पहले जो फैसला करती रही हैं, यानी इस हुकूमत जो 4-5 महीने से पहले जो फैसला करती रही हैं, वो प्रेशर में आके फैसला करती रही। ये मेरा ख़्याल है, ये एक बड़ा अदालतों के ऊपर इल्ज़ाम है। अब दूसरी बात है कि ये कैसे रिलीफ़ इनको मिल रहा है। मैं इससे पहले रिलीफ़ की अगर बात करूँ, तो थोड़ा-सा एक एक वो मंतकी एक बात करना चाहूँगा कि इस मुल्क के अज़ीम पाकिस्तान को बने हुए 75 साल हो गए, और इनमें अक्सर जो है दौरे इक़्तिदार इसी मुस्लिम लीग नून को मिला, जो तकरीबन आप कह लें कि 30-35 साल है। अच्छा, फिर इसके बाद ज़रदारी साहब को मिला, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिला। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो इनके साथ मिली हुई है, और ये हुकूमत कर रहे हैं, और कोई मेरा ख़्याल में 7, 8, 10 और पार्टियाँ मिल-जुल के ये बानमती का कुंभा, जिसे कहते हैं कि वो बानमती ने कुंभा जो है वो जोड़ा, और कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा। तो इन लोगों ने अगर 35 साल हुकूमत किया है, और 35 साल में पाकिस्तान का जो है पैसा बाहर गया है, अयान अली की बात कर रहे हैं और बेशुमार लोगों की बात करें। जब ये सारा पैसा 35 साल के अंदर जितनी बड़ी करप्शन हुई है, और इस दौर को आप ये कह सकते हैं एक स्याह दौर, वो इसलिए कहते हैं कि यहाँ की जो माल दौलत है, वो जाते रहे हैं, लांचों पे भी जाते रहे हैं। तो सर, अगर इन लोगों ने 35 साल में इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया, तो ज़िम्मेदार भी तो यही है ना। आप काज़ी हुसैन अहमद को तो नहीं कह सकते, या किसी और को नहीं कह सकते। तो यही, क्योंकि ये लोग यहाँ हुकूमत करते रहे हैं, ये युगंडा में हुकूमत नहीं कर रहे थे, ये तंज़ानिया में इनकी हुकूमत नहीं थी, ये जनूबी यमन में इनकी हुकूमत नहीं थी, ये पाकिस्तान को यहीं बैठ के इन लोगों ने लूटा। अब मैं एक बात करना चाहता हूँ, अदालतें जो हैं, वो फैसला करती हैं, वो जो होता है, सामने सबूत के ऊपर करती हैं, ऐसे नहीं कर सकती। अदालतों का ये हिसाब-किताब है कि अगर जज अपने सामने कत्ल होते हुए देखे, अपने सामने आँखों के, तो हमारा कानून ये कहता है कि उसके लिए भी गवाहियाँ चाहिए, और जज की गवाही नहीं होगी, तो फिर इस तरीके से वो जो कातिल है वो बच भी जाते हैं। इसमें FIA का किरदार आता है। FIA चूँकि वफ़ाक के अंडर आती है, FIA ने जाके सामने कोई गवाह नहीं पेश किए। जब गवाह नहीं पेश किए, तो अदालतों ने इनको बरी कर दिया। बाकी ये बात करने में बड़ा मतलब थोड़ी-सी बात मुझे नहीं अच्छा लगता। खुदा की कसम, जब इस तरह के वाक़यात दुनिया में होते हैं, तो मैं शर्मिंदा होता हूँ
कि जर्मनी की एक यूनिवर्सिटी में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की करप्शन को एज ए वो साबित कर रहे हैं कि ये इस तरह लोग करप्शन करते हैं और मुल्कों को लूटते हैं। लेकिन इसमें सर थोड़ा सा आप लोग की हुकूमत में रहा तो है ना, सवाल तो बनता है कि फिर आपके टेन्योर में जो हुकूमत रही उसमें तो फिर आप लोग साबित ना कर सके ना, एफआईए आपके अंडर में था। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, अब थोड़ी सी मेरी बात सुन लीजिए कि एफआईए हमारे अंडर था। एफआईए के दूसरे दूसरे अदारे भी हमारे अंडर थे। नैब अगर कह लें, वो सब कुछ हमारे अंडर थे। तो अब केसेस चल रहे हैं ना, अब केसेस की एक्सपीडिशन वो होना था। आपने सुना नहीं है मेरे भाई कि एतजाज एहसन साहब ने क्या कहा? वो इस मुल्क का सबसे बड़ा, आप कह सकते हैं कि वो वकील भी हैं। उन्होंने पाकिस्तान को लीड किया, लायर्स मूवमेंट पे सबसे आगे उन्होंने लीड किया। उन्होंने ये कहा है कि इनको किन्होंने, किसने, उन्होंने नाम लेके बताया। मैं तो नहीं नाम लेता। मेरा नाम मैं लूंगा तो मेरी गर्दन पकड़ ली जाएगी। मैं तो मासूम सा सादा सा एक बंदा हूँ, सियासत करता हूँ इस मुल्क को बदलने के लिए। उन्होंने कहा नहीं कि ये तली के ऊपर लिखा हुआ फैसला था, कि ये फैसला अगर आ जाता और उसको मौका दिया जाए, इसको कोई शख्स ना बताता, तो ये इनको सजा मिलनी थी। ठीक है, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया। समीर साहब, आपने गुफ्तगू सुनी इफ्तिखार साहब की, और मैं चाहूँगा कि आप एक दूसरे से बात कर भी सकते हैं। सुन रहे हैं, अगर कहीं आपको अपने पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे आपको लगता है कि आपको इंटरप्ट करना, तो आप बिल्कुल बात कर सकते हैं। ये ज़रा फरमाइएगा कि फ़ैसला तो चलें, अदालतों की जानिब से आपको भी रिलीफ मिला, जमात को रिलीफ मिला, हमजा शहबाज को रिलीफ मिला, अब होगा क्या? अब अगला काम जो कहा जा रहा है, जो खबरें कुछ इस तरह की आ रही, ज़रा आप तस्दीक कर दीजिएगा कि नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि अब सुप्रीम कोर्ट में जो एक अहम केस लगा हुआ है नाअहली का, जो ताआयात नहली है, क्या वो ख़त्म हो जाएगी? फैसला आपके हक में आ जाएगा, नवाज शरीफ वापस आ जाएंगे और वज़ीर आज़म हाउस में दोबारा चार्ज संभालेंगे? ऐसा है कुछ? देखिए जी, केस तो रिव्यू के लिए लगा हुआ है। अब इंशाल्लाह ये अभी नाअहली का फैसला जब इमरान खान के लिए ये सवाल उठ रहा था कि उस वक्त तो अब हमारे चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा कि ये तो वैसे काला कानून है, किसी को ना अहल कर देना। अब वो काला कानून वो खुद ही अपनी जुबान से कह रहे हैं। और जब मियां साहब को इन्होंने ना अहल किया था, हयात ना अहल किया था, उस वक्त किसी ने भी सोचा था कि ये काला कानून है। तो उसमें तो ये तो सारी चीजें सोचनी चाहिए। और बाकी ये बात मैं भाई साहब की बात पे बड़ी हैरान हो रही हूँ, जिन्हें ये नहीं पता कि 75 ईयर्स में कि हमारे मुल्क में माशाल्लाह कितने साल रहा और हमारी सिविलियन गवर्नमेंट कितने साल रही। और मैंने माशाल्लाह के अरसे को निकाल दिया बीच में से। 35 साल की बात की है, 75 साल गवर्नमेंट है और ये 1985 से इक़्तिदार में। आप काउंट करें, 35 साल किसी कोई सिविलियन गवर्नमेंट ने हुकूमत नहीं की। 35 साल किसी सिविलियन हुकूमत ने हुकूमत नहीं की। 1985 में मियां नवाज शरीफ वज़ीर खजाना बनते हैं और उसके बाद जुनेजो की हुकूमत चलती है, वहां उसमें चलते हैं। मैं ज्यादा आपको मौका दूंगा, लेकिन ये बताना चाहूंगा कि मैं गलत नहीं कह रहा, मैं ऐसी ये बात नहीं करना चाहता। बोलने देना, आप मेरी बात सुन ले। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ आप बोले, लेकिन गलत ना बोले। नहीं, मैं तो आपकी बात का जवाब दे रही हूँ और बड़े डिसेंट अंदाजे में दे रही हूँ कि आप अपनी काउंटिंग थोड़ी सी ना अल्लाह करेगा बेहतर कर लेंगे। उसमें ये तो मेरी काउंटिंग सही है। 85 से 2000 तक कितने साल बनते हैं और वो ऊपर के ये 22 साल जो है उसमें से कितने साल इन्होंने हुकूमत की। आप कम से कम मुझे ये तो ना कहे कि इंजीनियर को काउंटिंग नहीं आती। फायदा तो नहीं है, ऐसे कोई फायदा नहीं है। आप काउंट करें। अब जब
अच्छा भाई, चले 1985 में आप जिले बनते हैं तो वो इख्तिलाफ नहीं है आपका। फिर उसके बाद आप जुनेजो हुकूमत और जुनेजो को धोखा देके आप फौज के साथ मिल जाते हैं तो वजीर आजम बनते हैं, वो नहीं है आपके साथ में आता। और उसके बाद ये पीपल्स पार्टी का भी चंद हिस्सा दौर है और फिर आपका ही दौर रहा है। आप खुदा के लिए ये तो न कहेंगे एक पाकिस्तान की कौमी असम्बली की बावकार जो रुकन है एक ऐसी हकीकत को झुकना नहीं है जो सामने लिखी हुई दीवार के ऊपर। अब आप आप मुझे बोलने देंगे, बीच में नहीं बोलेंगे, मैं आपके दरमियान में नहीं बोली, ठीक है? तो मैं ये चाहती हूँ कि आप दोबारा घर जाके ना इसको काउंट करें कि कितने साल सिविलियन गवर्नमेंट रही, सिविलियन और मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट जितने साल भी आई, जब भी आई इसने काम किए। और आप लोगों ने मियां नवाज शरीफ का केस उधर लंदन तक किया, एनसीए ने इनकी फेवर में बाकायदा साफ क्लीन चिट दी कि यहाँ पे जो भी जगह प्रॉपर्टी है इनकी बगैर इसमें कोई करप्शन हमें नजर नहीं आई। अब आप किसी की बात ना माने, मैं ना मानू वाली बात आप ना करें। बाकी ऐसे ही तो नहीं, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट लग गए, इतनी तरक्की मुल्क में हो रही थी। आप 4 सालों में आप अपना एक भी मंसूबा बता दें, एक भी प्रोजेक्ट बता दें, आप एक मंसूबा साजी बता दें कि हमने ये मंसूबा सोचा हुआ था, बेशक नहीं शुरू किया हुआ, लेकिन सोचा भी नहीं आप लोगों ने। मुझे इजाजत दीजिए कि मैं इसमें इंटरप्ट करूं और आपके साथ सवाल करूं। मैं कहता हूं कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक मंसूबा याद करिए ना, एक मंसूबा जो आपके सामने बैठा हुआ है, जो अपना करवा के दिल का ठीक है बाईपास करवा के बैठा हुआ है। समीना साहिबा जहाँ पे 10 साल के में इनकी हुकूमत वो बेकरप्ट हुआ है और ठीक है। यही हाल उन्होंने पाकिस्तान पूरे। अच्छा, वो ये कह रहे हैं, इफ्तिखार साहब कह रहे हैं कि आपने मंसूबों की बात की है तो सेहत कार्ड जो है, इंसाफ सेहत कार्ड, वो तमाम मंसूबों में बेस्ट है। उन्होंने कहा कि हमने नौजवान प्रोग्राम लेके आए, रोजगार प्रोग्राम्स लेके आए, हाउसिंग के लिए प्रोग्राम्स मैं इसकी हकीकत आपको बताती हूँ। बनाने शुरू किए, आप कमाल करके आप सुनते नहीं है भाई इस बात की। और फिर नौजवानों के प्रोग्राम, फिर और जंगल को सारा कुछ असल में मेरी बहन आप लोग पढ़ा दिया जाता है। अच्छा चलें, मेरे ख्याल से डिबेट कहीं और जा रही है। मैडम मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। मेरा सवाल ये था कि नवाज शरीफ साहब, आप लोग जाहिर है अपनी जगह दोनों ठीक हैं, मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं, क्या वो पाकिस्तान आ रहे हैं? और नाअहली का जो केस है जो अब सुप्रीम कोर्ट में है, क्योंकि अब मामला 75 साल पे चला गया, 35 साल पे आ गया, काउंटिंग्स पे आ गया, ये बातें अपनी जगह पर है। लोग ये जानना चाहते हैं अब, क्योंकि अदालतों से अदालतों से रिलीफ मैडम मिल रहा है, अब आप लोग मुतमईन हैं, तो क्या नवाज शरीफ साहब को अब जो अदालतों पे तनकीद की हुई थी वो तनकीद खत्म हो जाएगी या तनकीद जारी रहेगी? अगर ये नाअहली की तलवार सुप्रीम कोर्ट से नहीं हटती तो क्या होगा? अच्छा, मुझे आप थोड़ा सा हेल्थ कार्ड पे बोलने का मौका देंगे? जी प्लीज। हेल्थ कार्ड का मामला, हेल्थ कार्ड सबसे पहले मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने शुरू किया था। इन्होंने, ठीक है, अच्छी चीज थी, इन्होंने उसे कैरी ऑन किया। अब आप ये देखें, हमारा मुल्क कोई क्या बहुत तरक्की याफ्ता मुल्क है। इन्होंने तमाम अमीर और तमाम गरीब लोगों को हेल्थ कार्ड दे दिए। और अब ये आलम है कि अस्पतालों में एक बंदा अफोर्डिंग है, वो अपना ट्रीटमेंट ले सकता है, वो गरीब लोगों को पीछे छोड़ के अपने ट्रीटमेंट अमीर लोग ले रहे हैं। क्या ये जाती नहीं? ये और जो ऑनर है वो सिर्फ खर्चा कर रहा है और उनको चेक 4 माह बाद मिल रहा है। और वो जिस तरीके से वो डॉक्टर्स रो रहे हैं ना,
वो आपको अंदाजा भी नहीं है जिस तकलीफ से गुजर रहे हैं। ये हेल्थ कार्ड, कौन से हेल्थ कार्ड की बात कर रहे हैं? हम गरीब लोगों को देने के लिए हर चीज तैयार है, लेकिन अफोर्ड एक बंदा क्यों क्यों ये बेनिफिट ले? एग्री। वो नहीं लेना चाहिए। ये हम इतने, क्या हमारा मुल्क ये इतना अमीर तो नहीं हुआ। तो बाकी रही बात मियां साहब के वापस आने की, और इंशाल्लाह हम उम्मीद रखते हैं कि ये फैसले जो अब होने जा रहे हैं वो उसमें हमें रिलीफ मिलेगा, मियां साहब को रिलीफ मिलेगा, और वो इंशाल्लाह पाकिस्तान वापस जरूर आएंगे। पाकिस्तान उनका अपना मुल्क है और उन्हें अपने मुल्क से बहुत प्यार है, लोगों को उनसे बहुत मोहब्बत है, और वो आएंगे और इस मुल्क को मजीद इंशाल्लाह तरक्की के रास्ते पे वो गामजन करेंगे। जी चॉइस साहब, कोई क्लोजिंग पॉइंट इस पॉइंट पे देना चाहेंगे तो फिर मैं नेक्स्ट सवाल करूं। जी नहीं कहना चाहता, मैं इनसे ये बात करना चाहता हूँ कि इनको पाकिस्तान के कौन से अमीर नजर आए जहां पे आपको ये पता है कि गुर्बत को मयार कितना है। जो $1 गरीब कमाता है वो गुर्बत में आता है, और ये हाफ जो है ना आपकी जो आबादी है वो खतरे गुर्बत से नीचे जी रही है। मुझे बड़ा ही अफसोस हुआ है कि इनके इस बयान के ऊपर कि ये कहते हैं कि पाकिस्तान के लोगों को नहीं मिलना चाहिए ये उबर। नंबर 2, ये इन्होंने वही बात की है कि जब हमने 150 रुपए पे पेट्रोल फिक्स किया तो शाहिद खान अब्बासी साहब कहने लगे कि पाकिस्तान मुतहम्मल नहीं हो सकता, ये नहीं होना चाहिए। अब ये मुझे बता दें कि 150 रुपए वाला जो पेट्रोल है ये अब जा रहा है कि जनाब 200 से ऊपर जा रहा है, तो ये उनके ऊपर, ये पाकिस्तान के ऊपर जुल्म नहीं हुआ? ये पाकिस्तान का कह रहे थे महंगाई हो गई है, और जब ये आप इन्होंने आज से 5 महीने पहले हुकूमत जो है वो इम्पोर्टेड जो पूरी हुकूमत है और बाहर के सारी साजिश के तहत ये हुकूमत जनाब इक़्तिदार में आई है, और उन्होंने आके क्या कर लिया, पाकिस्तान के लोगों को क्या दिया है? आज खुदा की कसम लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। ये इनको एमएनएस वगैरह इनको कोई पता नहीं है। इनको पता है, मैं इनसे पूछता हूँ कि टमाटरों का भाव आज का बताएं। समीना मतलूब साहबा, आज टमाटर क्या भाव मिल रहे हैं? मेरी बात सुने। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप कम से कम कोई लेती होंगी, कोई खरीदो फरोख्त करती होंगी, अवाम का पूरा एहसास होता होगा। मुझे टमाटरों का भाव बताएं। इसमें कोई शक नहीं, आप ही बता दें। नहीं, मैं नहीं बताऊंगा, आप बताएं। मुझे तो पता है अवाम के दुख का। ये बताएं, मुझे ये बताएं, ये पेट्रोल की बात कर रहे हैं, इन्होंने जानबूझ के IMF के अगेंस्ट जाके, उसके महोदय के अगेंस्ट जाके जानबूझ के। आप IMF पाकिस्तान के लोगों को ये मत बताएं, पाकिस्तान के लोगों को ये बताएं कि टमाटर क्या भाव मिल रहे हैं, और मुल्क के खजाने को खत्म करने के लिए इन्हें तो पाकिस्तान को लूट लिया। चलो मान लिया हमने पाकिस्तान को लूट लिया, टमाटर क्या भाव है? वो सब्सिडी भी दी, और अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं, ये सब्सिडी दी, ये फलाना दिया, वो पुराना ले आए, वो कभी किसी को ले आते हैं, कभी वो चरण के बेटों को लूट के खा गया पाकिस्तान। वहां ये तो आप जी प्लीज चॉइस साहब। जी चॉइस साहब, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल ठीक है चॉइस साहब, आपका पॉइंट भी आ गया। जाहिर है इस वक्त हमें सोल्यूशन की तरफ जाना है। पूछा कि आप लोग घर से निकले तो पता करें आटे दाल का भाव क्या है। आपको पता है कि 500 रुपए किलो दाल मिल रही है? आपको पता है 265 तो उस पर आप ठीक कह रहे हैं, उस पर भी मैं बात करता हूँ। महंगाई की तरफ आता हूँ चॉइस साहब, मैं थोड़ा सा आगे प्रोग्राम को ले जाना चाह रहा हूँ, टाइम थोड़ा सा कम है। जी पाकिस्तान आपने अपने वादे के ऊपर आए हुए लुटेरे, आपने कानून खत्म कर दिया, आपने लूटने का कानून खत्म कर दिया, आपने जो नैब के कानून खत्म कर दिए, उनको इतना लेके आगे कि इससे ज्यादा जो होगा वो नैब सुनेगा, इससे कम होगा तो नैब नहीं सुनेगा। खुदा की कसम
ये पाकिस्तान जो है इस वक्त आपको बनाना रिपब्लिक आपने बना के रख दी है। जय साहब जरा मैं मैडम का मौकफ ले लूं। जी मैडम, आप लोगों ने बनाना पब्लिक बना दिया है पाकिस्तान को, क्या वजह है? इन्हें मैंने चुप तो कराया कर दिया। मैडम का स्टार जरा प्लीज आने दें। जी प्लीज। नाम दिया। अब शौकत तरीन की बात सुनिए, सुनिए, मैं आपको बात बताता हूँ, अगर आप इक्तदार ना करते, हमारे पास रहने देते, हमें पूरा पाकिस्तान हम कैसे चलाएं? आपने अपने करना ही कि पाकिस्तान हमने चलाना है, आपको क्या पता होगा? चौधरी साहब यहीं से मैं आपको चौधरी साहब वापस ज्वाइन करता हूं। मैं आपको जी चौधरी साहब। हसाकदार मक्का मुकरमा में एक मुकामी कंपनी में काम करता था, एक मुंशी था उसका, हाजी नजीर एंड कंपनी का, उसको मियाँ शरीफ लेके आया और फिर क्या हुआ, चननदीन का बेटा साइकिलों पे पंचर लगाने वाला। हम ये नहीं कहते कि साइकिलों पे पंचर लगाने वाला वजीर खजाना नहीं बन सकता, तो बन सकता है, लेकिन दुबई के दो टावर किसने बनाए? आप मुझे बता दें कि फरारी गाड़ियां कौन रखी और पोर्शे कौन चला रहा है? ये क्या बात करते हैं आप पाकिस्तान को लूट के खाना। इफ्तिखार साहब जरा मौकफ में ले लूं। ठीक है, आप खा लो, जितना मर्जी खा लो, हम पाकिस्तान के वो लोग हैं जो एक दुम्बे की तरह आपने सब जी चौधरी साहब एक मिनट मैं मैडम का मौकफ ले लूं। जी मैडम, थोड़ा सा भी पाकिस्तान का एहसास किया होता। चौधरी साहब जरा मुझे मैडम का मौकफ जरा प्लीज मुझे लेने दें। मैं आपसे थोड़ा सा वापस टाइम जी मैडम आप कुछ कहिए प्लीज। नहीं, मैं तो यही कह रही हूँ कि ये महंगाई का रोना कौन रो रहा है? ठीक है, जो महंगाई आसमानों की बुलंदियों पे करके छोड़ के मुल्क को छोड़ के गए और IMF के मुआहदे को ये खत्म करके गए, और जिस तरीके से दोबारा उस मुआहदे को हमने कंटिन्यू किया वो हम लोगों को पता है या खुदा की जात जानती है। दूसरी बात ये है कि ये कहते हैं हमने पेट्रोल को सस्ता किया, इन्होंने पेट्रोल को एंड पे उस वक्त सस्ता किया, आउट ऑफ द रूल सस्ता किया जब मुझे पता चल गया कि हमारी हुकूमत नहीं रहती, और इन्होंने सब्सिडी दी ताकि जो बाकी का खजाना है वो भी खाली हो और लोगों को हम 4 दिन पेट्रोल उन्हें फ्री में दे दें। ठीक है, तो अब भी देखिए, अब भी तो गलत की कमी वाक़या होने शुरू हो गई है। एक मैनेजमेंट तरीके के साथ आप जब चलेंगे तो तमाम के तमाम आपके जो स्टेप्स है वो एक तरीके के साथ चलते चले जाएंगे। ऐसे हवा में बातें करने का कोई फायदा नहीं। ये देखें, मैं हवा में बात नहीं करता, मैंने सारी प्रैक्टिकल बात की है, और जब आपके साथ बात करता हूँ आपके पास जवाब कुछ नहीं होता। जब मैं जमीनी हकायक और लोगों की गुर्बत की बात करता हूँ मैं ठीक है, मैं थोड़ा सा प्रोग्राम को चौधरी साहब मैं आगे ले जाना चाह रहा हूँ। आप दोनों का इन्फ्लेशन के ऊपर बड़ा मजबूत स्टांस है। मैं वापस आता हूँ, मैं अब थोड़ा सा अगली तरफ जाना चाह रहा हूँ। चौधरी साहब मैं अब ये साजिशी अनासर की बात करना चाह रहा हूँ, टाइम थोड़ा सा कम है। जी इनको कैसे पता चल गया तो हमारी हुकूमत जाने वाली है? ये टाउट है हमें। तो ये तो चौधरी साहब आपके सदर साहब भी कह रहे हैं ना, ये तो आरिफ अलवी साहब भी कह रहे हैं, ये तो आरिफ अलवी साहब ने भी अपने इंटरव्यू में कहा कि आरिफ अलवी खत्म किया इन्होंने वो 9 अप्रैल को दिन की क्या। मैं उसी पर आना चाह रहा हूं। आप दोनों मेहमान हजरात से मैं जरा गुजारिश करूंगा, जरा मेरा सवाल, अगर आप मेरा सवाल सुन लें, मैं उसी तरफ आ रहा हूं। आपने सवाल उठाया कि 9 अप्रैल को कैसे मालूम हुआ। ये तो आपके तहरीके इंसाफ के आपके अपने जो सदर इस ऐवान सदर में बैठे हैं आरिफ अलवी साहब, उन्होंने भी अपने इंटरव्यू में कहा कि जो साजिशी अनासिर या जो साजिशी लेटर की जो साइफर की बात की जा रही है उस पर वो यकीन नहीं रखते। उन्होंने इंटरव्यू वाज़ेह तौर पर ये कहा है कि इमरान खान साहब ने जल्दबाजी में फैसला किया। उनके बयान को आप कैसा देख रहे हैं? यही मौक़िफ़ तो मौजूदा हुकूमत इस वक्त कहती है। जी एक मेरी बात सुन लीजिए, आप एक बात करने का लगाऊं, ये इसको समझ नहीं आएगी। ये मुस्लिम लीग नून वाले बड़ी देर में समझते हैं। जो सदर पाकिस्तान होता है वो सदर होता है, वो किसी पार्टी का सदर नहीं होता जी, वो पार्टी का सदर नहीं है। उसने 50 दफा कहा है कि मैं पार्टी का सदर नहीं हूं, मैं सबका,
लिहाजा उसकी बात का मैं जवाब नहीं दे सकता। सदर पाकिस्तान का जवाब मैं नहीं दे सकता। वजीर आजम पाकिस्तान का, जो मेरी पार्टी के साबिक वजीर आजम है, मैं उनका स्पोक्स पर्सन हूं, मैं जवाब दूंगा। उनसे अगर आपने पूछना कि क्या सबाक है, क्या किस तरीके से वो बात कर रहे हैं, उनसे पूछिए। वो सदारती हाउस में बैठे हुए हैं, उनको जरूर पता होगा। मैं मिलता रहता हूँ, मैं कल भी परसों भी मिला था उनसे एक जाती दावत में। लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा कि अब अगर हमने पार्टी को सदर दे दिया, हमारी पार्टी का हो गया है, तो वो पार्टी का स्पोक्स पर्सन तो नहीं है। उसने तो इतने मतलब ये असागदार का ओथ लिया, क्योंकि वो सदर पाकिस्तान है, वो सदर अपना तहरीक इंसाफ तो नहीं है। तो मेरा जी वाज़ेह जवाब ये है, मैं ये कहूंगा कि इस बारे में मैं कोई किसी किस्म का बात नहीं कर सकता। जी मैडम, आप क्या कहेंगी अब आरिफ अलवी साहब के बयान के ऊपर, आपका क्या स्टांस है? नहीं, उन्होंने हकीकत जो थी वो बयान की, और ये मेरा ख्याल पहली दफा उन्होंने एक पॉजिटिव रोल अदा किया है। उससे पहले तो जो कुछ भी होता रहा, किसी का भी औत उठाना था आपके सामने, वो बीमार पड़ जाते थे। हम गवर्नर लाहौर का औत उठाना था, तब ये भी। तो ऐसा क्या हुआ है कि गवर्नर, वो सदर साहब एकदम चेंज हो गए, ऐसा क्या हुआ है? तो स्पीकर नेशनल असेंबली को जाके औत उठाना पड़ा। अब आप ये देखें, लेकिन अब हो सकता है कि वक्त के साथ वो महसूस कर रहे हो कि जो हम डिग्रेड हो रहे हैं, और हमारी नेगेटिव पॉलिसीज की वजह से, हमारे नेगेटिव बयानात की वजह से हम डिग्रेड हो रहे हैं, तो ये नहीं होने चाहिए। तो वो उन्होंने एडमिट किया है उस बात को, और उस बात को हम तो पहले दिन से ही कह रहे थे। देखिए जी, हमारी सिक्योरिटी के अदारों ने पहले दिन ही कह दिया था, ऐसा कोई लेटर नहीं है जिसमें अजीबोगरीब सी कॉन्स्पिरेसी हो। तो लेकिन ये ही नहीं मानने को तैयार थे। अब आप ये देखिए ना, और ये कोई भी बात नहीं मानने को तैयार होते, झूठ पे झूठ बोलते चले जाते हैं, झूठ पे झूठ बोलते चले जाते हैं। मैं हैरान हूँ कि और फिर इनमें जरा सब्र और तहम्मुल नहीं है कि मैं अपनी बारी, दूसरा बोल रहा है तो मैं अपनी बारी पर बोलूं। नहीं, ऐसा मुमकिन पता नहीं क्यों है इनकी ऐसी आदत। इन्हें खुद रियलाइज होना चाहिए। अब ये वो दौर नहीं है, हमें तरक्की की तरफ जाना है, हमारे मुल्क को तरक्की की तरफ जाना है, हम सब ने मिलकर लेके जाना है। ऐसा ना हो कि भाई हम कुछ लोग इसे पीछे खींच रहे हो और कुछ लोग उसे, इस मुल्क को आगे की तरफ खींच रहे हो। ऐसा नहीं, हम सबको इस मुल्क को आगे लेके जाना। बहुत हो चुकी, 75 ईयर्स हो गए हमारे मुल्क को आजाद हुए, और हम कहाँ खड़े हैं ये कभी सोचा है किसी ने? किसी ने नहीं कभी सोचा। ये आज तक इनसे कैरिकुलम ही नहीं हम अपना इंटरनेशनल के हिसाब से तैयार कर पाए कि हमारे स्टूडेंट जो है वो बाहर जाके बीट कर सके, मुल्क का नाम रोशन कर सके। हम अपनी एक्रेडिटेशन को प्रॉपर नहीं कर पाए। हमें तो इस तरफ ध्यान देना चाहिए ना कि। तो सवाल तो यही है ना मैडम, ये फिर 35 साल 75 साल की जो बातें जो आप भी फिगर आउट सही करवा रही हैं, चौधरी साहब आपकी तरफ ठीक करवा रहे हैं, तो इतने सालों में सिविलियन हुकूमत भी रही, डिक्टेटरशिप भी रही, तो इन लोगों ने क्यों काम नहीं किया कि ये पाकिस्तान आज निज़ाम पे पहुंचा हुआ है? प्रोग्राम का वक्त क्योंकि बड़ा मुख्तसर रह गया है, मैं थोड़ा सा बात आगे ले जाना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपने बात की निज़ाम की। तो ज़रा ये फरमाइएगा कि आपकी हुकूमत इस वक्त मौजूद है, अभी हम सारे मानते हैं और ये मौजूद है कि अब सिस्टम इलेक्शन में नेक्स्ट ईयर ही जाना होगा। फरमाइए, इदारों में जिस तेज़ी से करप्शन के दावे इमरान खान साहब करते थे कि उनके दौर में नहीं थी और मौजूदा हुकूमत उस वक्त तनकीद करती थी, आज हमें इदारों में करप्शन, बदउनवानियाँ बहुत ज़्यादा नज़र आ रही हैं, जिसका वाज़ेह सबूत हमें कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी में नज़र आता है कि सियासी बुनियादों पर भर्तियाँ की जा रही हैं, सियासी बुनियादों पर जो एक बड़े अफसरान हैं उनके मकानों की, उनकी चीज़ों की हेयरिंग्स की जा रही है, और जो सर्विसेज रूल्स हैं, जो रेगुलेटरीज हैं सर्विस के, CDA के, उन्हें उनकी वायलेशन की जा रही है। इस पर क्या कहिएगा? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम तो चाहते हैं मेरिट पे हो, सब काम रूटीन के मुताबिक हो, एडवर्टाइजमेंट के मुताबिक हो, और अगर कोई ऐसी बात है तो आप इंडिकेट करें
ताकि हम हाईलाइट करें। हम तो इन चीजों को खत्म करना चाहते हैं, हम तो सख्त अगेंस्ट है इन बातों पे। अब मसला सारा ये है कि ये जो क्राइसिस आ गए हैं ना, ये कुछ ज्यादा तवज्जो क्राइसिस की तरफ चली गई है गवर्नमेंट की, लेकिन फिर भी हमारे वुज़रा काम कर रहे हैं। और अगर किसी चीज में बेकायदगी और बेज़ाब्तगी है, वो आप प्लीज इंडिकेट करें। और मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं स्टैंडिंग कमेटी एजुकेशन और हेल्थ की मेंबर हूँ, और मैं बाय गॉड हर वक्त एक पॉजिटिव मकसद के लिए ठीक है। चौधरी साहब क्या कहिएगा, आपने गुफ्तगू सुनी मैडम की, आप क्या कहिएगा? ये बड़ी अच्छी बात है, अगर ये कुछ करना चाहती हैं, कोई पॉजिटिव करना चाहती हैं, कुछ हमें भी पता चले कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग कोई पॉजिटिव काम करती है। आज तक तो हमें कोई देखा नहीं है। हमने तो अपने इन लोगों को ये देखा है कि ये अपनों के बहुत नवाजते हैं और बार बार उन्हीं को नवाजते हैं। बाकी रही बात इस्लामाबाद के जो हमारे जो रिहायशी हैं, पुराने रिहायशी हैं, उन लोगों को अभी तक उनके मामलात हल नहीं हुए। आपको पता ही सरीना होटल है, इसमें भी हमारे बुजुर्गों की कब्रें हैं वहां पे आगे करके, तो लोगों को बेचारों को कुछ नहीं दिया। एक एक प्लाट जो है आपको पता है अरबों रुपए का, उसकी जगह उनको 10,000 रुपए पे दे रहे हैं। तो ये जो बात आप कर रहे हैं ना कि बाज लोगों को रिहाइशें नहीं दे रही, इस्लामाबाद का सबसे बड़ा मसला इस वक्त ये है सरकारी मुलाजमिन को रिहाइशें देना। अब उनको अगर दें तो मेरिट के ऊपर दें तो फिर तो अच्छी बात है, लेकिन अगर वो मेरिट कहाँ सर, मेरिट इनको क्या कहते हैं? इस वक्त पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा अलमिया ये है कि पाकिस्तान का 3 बार वजीर आजम रहने वाले करप्शन के तौर पे उनको पढ़ाया जाता है जर्मनी की अदालतों में। तो इन्होंने क्या मेरिट पैदा करना है? ये मतलब हमारी बहन जो है ये जाएंगी बात करेंगी, इनकी आवाज कौन सुनेगा? मैं तो सीडी ये कहूंगा कि बिल्कुल अच्छे तरीके से लोगों का काम करें, वहाँ पे लोग और मैं तो कहती हूँ कि आप कम से कम पॉजिटिव आवाज के साथ आवाज उठाने। कि मैं बातें करता हूँ, आप ठीक कह रही हैं। ठीक है मैडम, ये चौधरी साहब मैं क्योंकि टाइम बड़ा कम रह गया है, मैडम ये बताइए क्योंकि आपने कहा कि निशानदेही की एक मैं केस आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ सीडीए कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी का, और बड़े इदारों में इस तरह की बदनवानी करप्शन हो रही हैं, मेरिट लेस भर्तियाँ भी की जा रही हैं। मैं आपको व्हाट्सएप भी करूँगा, डिटेल्स भेजूंगा भी इस हवाले से। यहाँ मेरा सवाल आपके साथ ये है कि ये फरमाइएगा कि अब क्योंकि जो सूरत हाल है जो हमें नज़र भी आ रही है कि कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी में जो PHA के फ्लैट्स हैं जिनको हायर किया गया सरकारी मुलाजमीन के लिए, उन्हें सियासी बुनियादों पर जो अफसरान हैं उनकी कैटेगरी को ई कैटेगरी को सी में डाल के, ना उधर पानी है ना बिजली है ना गैस है, और जो लोग बीमार भी हैं उनसे पैसे लेके, सॉरी मैं माजूद पैसे कह रहा हूँ, उनको सियासी बुनियादों पर हायर किया जा रहा है, और जो मेरिट पे लोग हैं उन्हें नहीं दी जा रही जगहें। क्या इस तरह के केसेस अगर आपकी तरफ भेजे जाएं तो क्या उनको कोई बेनिफिशियरी फायदे हो सकेंगे, या वो बेचारे जिंदगी भर ऐसे रुलते रहेंगे? ये आपका मेरा ये नंबर आपके पास आ गया जी मैम, आप प्लीज आप मुझे भेजें। ठीक है। ये मैं मुतल्लिका वजीर के साथ ये डिस्कस करके तो आपको इंशाल्लाह रिस्पॉन्स हो। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद थी समीना मतलूब साहिबा, आप रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, और वीडियो लिंक पे हमें ज्वाइन किया था इंजीनियर इफ्तिखार चौधरी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर और मरकजी रहनुमा है। आप दोनों मेहमान हजरात का बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त और आरा हमें दी। इस वक्त सबसे ज़रूरी यही है कि मुल्क क्योंकि इस वक्त माशी बदहाली और सियासी बहरान से दो चार होता जा रहा है, इस वक्त तमाम जमातों को मिलकर इस मुल्क को बाहर निकालने की ज़रूरत ताकि मुल्क तरक्की कर सके। इलेक्शन का टेन्योर अब क्योंकि नवंबर ऑलमोस्ट करीब ही है, आर्मी चीफ की तब्दीली भी है, इस पर क्या फैसला होगा ये भी आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इलेक्शन अब अगले साल ही नजर आ रहे हैं। अदालतों की जानिब से जो रिलीफ दिए जा रहे हैं वो अदालतें अपने तौर से ही अपने कानूनी मामला देखते हुए ही फैसले कर रही है। ऐसे में तनकीद करना यकीनी तौर पर अपोजिशन का हक है और अपोजिशन हक किरदार अदा करती रहती है, लेकिन अहम सवालात जो जाते जाते इस वक्त मैं छोड़े जा रहा हूँ वो यही है कि तनकीद करना बहुत आसान है, लेकिन जब जब जिसकी हुकूमत रही है उसने अपनी हुकूमतों में वो किरदार अदा नहीं किया जो करना चाहिए था। अपने दोस्तों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।